सभी डिजी लर्नर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं प्रशांत मालवी आपका पीएम डिजी क्लाउड चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में अवेयर करना चाहता हूँ आप सभी लोगों को, और मैं सीरियसली चाहता हूँ कि आप सभी लोग इसको सुने, इसको जानें, क्योंकि मैं आप सभी लोगों से कुछ ऐसे साइबर क्राइम्स के बारे में बताऊंगा, कुछ ऐसे मेजर साइबर अटैक्स के बारे में बताऊंगा जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे या गवर्नमेंट लेवल पे या इंडिविजुअल लेवल्स पे हुए हैं, लेकिन उन सभी की वजह ज़्यादातर कहीं ना कहीं हमारी इग्नोरेंस भी रही है या हमारा अवेयर ना होना भी रहा है। क्योंकि कितना भी बड़ा क्राइम हो, कितना भी बड़ा अटैक हो, ज़्यादातर हैकर्स जो होते हैं वो हमारी गलती का इंतजार करते हैं। और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम उनके बारे में बात करेंगे। और मैं आप सभी लोगों से रियल लाइफ में जो भी साइबर क्राइम्स है, मेजर साइबर अटैक्स हैं, उनके बारे में बताऊंगा। किस किस टाइप के साइबर अटैक्स होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा अभी। और अभी हो सकता है ये सब आप लोगों के लिए थोड़ा थ्योरेटिकल नॉलेज हो, लेकिन ये आप लोगों को एक अच्छा अवेयरनेस देगा। और इसके बाद जब मैं इसकी एक सीरीज बनाऊंगा साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, जिसमें मैं आप लोगों को अवेयर कराऊंगा कि कोई भी साइबर अटैक जो उनके कितने टाइप्स होते हैं, वो किस किस टाइप के किस किस तरीके से होते हैं, उनको करना कितना आसान होता है, और हमारी इग्नोरेंस की वजह से या हमारी अवेयरनेस ना होने की वजह से हम वो गलतियां करते हैं जिससे उनको हमारे कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मिल सकती है या हमारी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल सकते हैं, चाहे ऑर्गेनाइजेशन की हो चाहे हमारे इंडिविजुअल बेसिस पे हो, जिनका यूसेज वो गलत तरीके से डार्क वेब पे कर सकते हैं या कल को वो हमें भी कनेक्ट कर सकते हैं अपने फायदे के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सीरियस टॉपिक। दोस्तों, आज के ज़माने में ये कहना गलत नहीं होगा कि जैसे बेसिक नीड हमारी एक तरीके से रोटी, कपड़ा और मकान कही जाती थी, पर अब रोटी, कपड़ा, मकान और इंटरनेट कही जा सकती है। क्योंकि आज के ज़माने में एटलीस्ट फॉर न्यू जनरेशन इट इज़ हार्ड टू बिलीव कि बिना इंटरनेट के हमारी लाइफ स्टाइल कैसी होगी। क्योंकि हम सभी लोगों को इंटरनेट यूज़ करने के लिए इतना ज़्यादा हमारी एक मैंडेटरी नीड बन चुकी है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे हमें नेविगेशन करना हो एक सिटी से दूसरी सिटी में, चाहे हमें कोई टिकट बुक करना हो, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे वो एयर फ्लाइट की हो, एंड इवन फॉर द बस। अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन करना है, आपको मूवीज़ देखनी है ऑनलाइन, आपको लर्निंग करनी है, आप किसी भी फील्ड में आप इंटरनेट की इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं। एंड स्पेशली आफ्टर लॉकडाउन आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए इंटरनेट एक बूम की तरह आया है एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग फॉर अस। इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे अमेजोन, ओला, नेटफ्लिक्स। आप देखिए, अमेजोन का कोई भी रिटेल एटलीस्ट खुद की शॉप स्टोर नहीं है, ओला की खुद की कैब्स नहीं है, नेटफ्लिक्स के खुद के टीवी चैनल्स नहीं है, और जोमेटो को कोई रेस्टोरेंट नहीं है, और ओयो के भी कोई ढेर सारे होटल्स नहीं है। पर ये सभी लोगों ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा किया है जहाँ पे यूज़र की सप्लाई एंड डिमांड नीड बहुत अच्छे से फुलफिल होती है, और उसके बेसिस पे ये अपने ब्रांड और अपने लिए अर्निंग करते हैं। इसके अलावा स्मार्ट मोबाइल फ़ोन जिस तरीके से हमारे पार्ट बन चुके हैं इंटीग्रल लाइफ के, चाहे हम नेविगेशन के लिए गूगल मैप को यूज़ करें, या फिर आप चाहे इंडिया और अमेरिका या यूके किसी भी लोकेशन के बीच में आप मनी को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, वो विद इन मिनट होता है। आपके जो बैंक है आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। अब वो बैंक में जाने के आपको बार बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, बहुत से फॉर्म्स भरने की जरूरत नहीं, आप कहीं पे भी बैठे आप अपना बैलेंस देख सकते हैं, अपने अकाउंट से किसी और अकाउंट में मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी तरीके से आप कोई भी बिजनेस ऑनलाइन लर्न कर सकते हैं, इवन फॉर एंटरटेनमेंट और द वे मतलब इंफॉर्मेशन स्प्रेड थ्रू होती है ऑल ओवर वे में। आप जिस तरीके से शॉपिंग करते हैं, टिकट्स बुक करते हैं, एंड इवन फॉर लर्निंग, मीन e-learning is kind of most important part nowadays in the era of internet। लॉकडाउन होने के बाद वर्क फ्रॉम होम जिस तरीके से कल्चर अडॉप्ट किया गया हर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वो सब इसी तरीके से पॉसिबल हो चुका है क्योंकि हम इंटरनेट की एरा में जी रहे हैं। ठीक है, और आने वाले कल में डेफिनेटली इंटरनेट जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थ्रू, मींस जैसे आप सारी डिवाइसेस को कनेक्ट करते हो एक दूसरे से, उनके बीच में जो इंपॉर्टेंस बढ़ने वाली है और जो यूटिलाइजेशन आप अपने ह्यूमन ब्रेन के थ्रू यूज़ करने वाले हैं, वो एक मतलब एक बियॉन्ड इमेजिनेशन लाइफ में ले जाने वाला है, एक इम्प्रूव लाइफ में ले जाने वाला है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि इंटरनेट के यूसेज के साथ में हमारे कई कंसर्न्स भी बहुत ज़्यादा हुए हैं। जैसे कि पैंडेमिक, जो मतलब पैंडेमिक ने जितना नुकसान हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड सब लोगों की लाइफ स्टाइल में पहुंचाया है, इकोनॉमिक वे में पहुंचाया है, उससे भी ज़्यादा कहीं खतरनाक होता है इन्फोटेमिक।
इवन फॉर द पेंडेमिक अगर आप गलत तरह की इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करते हो, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस किसी भी इंसान के लिए हो सकती है। और उसके अलावा अगर आप किसी की इमेज को, किसी की आइडेंटिटी को गलत तरीके से यूज़ करते हो, तो वो भी एक तरीके से इतना बड़ा पर्सनल लॉस किसी ना किसी के लिए बन सकता है कि आप इमेजिन खुद ही कर सकते हो कि अगर आप रिलीजियस जैसी कोई रिलेटेड चीज़ किसी और से इंटर रिलेट कर दो और आप मान लीजिए कि कोई पब्लिक में गुस्सा हो जाता है जबकि वो चीज़ गलत फेक न्यूज़ थी और उसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, उसके बाद वो कितनी ज़्यादा गलत तरीके से होकर कितना ज़्यादा नुकसान किसी एक देश को भी पहुंचा सकता है और किसी न किसी इंडिविजुअल को भी पहुंचा सकता है। हमारी कई इन्फॉर्मेशन आज, जैसे आप मोबाइल में कितनी एप्लीकेशन को यूज़ करते होंगे जिस पे कई परमिशन की ज़रूरत ही नहीं है, कॉन्टेक्ट्स को रीड करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी स्टोरेज डिवाइस को रीड करने की ज़रूरत नहीं है, उसके बिना भी वो एप्लीकेशन चल सकती हैं, पर फिर भी वो आपसे डिमांड करते हैं। और उन सभी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को जब डार्क वेब में अवेलेबल किया जाता है, उन डार्क वेब में उन सभी कॉन्टेंट्स का इलीगल रूप से यूटिलाइजेशन होता है, उनकी सेलिंग होती है। एंड स्पेशली अगर आप हॉस्पिटल्स की बात करें तो कई लोगों के ऐसे हेल्थ रिकॉर्ड होते हैं, अगर मान लीजिए वो किसी गलत हाथ से पड़ गए या हैक हो गए हैं, तो वो सबसे ज़्यादा मतलब प्रीशियस डिमांड होती है एक तरीके से डार्क वेब में। डार्क वेब एक ऐसी इंटरनेट की दुनिया आप मान सकते हैं जहाँ पे ज़्यादातर इलीगल तरीके से काम होता है, क्योंकि वहाँ पे आपकी आइडेंटिटी को हाइड, मतलब जो भी उसको इलीगल तरीके से काम कर रहा है उसकी आइडेंटिटी को हाइड करना आसान होता है। वो लोग ऐसे ब्राउजर्स को यूज़ करते हैं जिसके थ्रू उनके आईपीज या जो भी जिसके थ्रू वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकते हैं, वो सारी एप्लीकेशन, सारी उनकी एक्टिविटीज छुप जाती है, इसलिए उसका बहुत गलत तरीके से यूज़ होता है। लेकिन उसका अच्छा भी यूज़ हो सकता है, लेकिन बात वही आती है कि आपकी एथिक्स और आपके इंटेंशन क्या है। आप बिलीव नहीं करेंगे, ऑल ओवर वर्ल्ड में एटलीस्ट 4000, ये मैं ऑन द रिकॉर्ड चीज बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट 4000 अटैक्स होते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, सिंगल डे में ऐसे हैकिंग के प्रोसेसेस होते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेट का यूसेज तो अच्छे तरीके से हो रहा है, लेकिन अगर गलत हाथों की यूसेज में होता भी है तो हम उससे कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, आपको विश्वास नहीं होगा, जितने भी साइबर अटैक बड़े से बड़े या जितने भी साइबर क्राइम बड़े से बड़े होते हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारी गलती होती है, हमारी अवेयरनेस की गलती होती है, और उनके थ्रू हम लोग बच सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ साइबर अटैक्स के एग्जांपल देता हूं। जैसे आप ये देखिए, यूक्रेन का पावर ग्रिड डाउन हुआ था। अब आप ये सोचेंगे पावर ग्रिड डाउन कैसे हो सकता है साइबर अटैक के थ्रू। देखिए, यूक्रेन में क्या हुआ कि पावर ग्रिड जो है उसका एडमिनिस्ट्रेशन कंप्यूटर्स के द्वारा होता था, तो कंप्यूटर्स इंटरनेट के थ्रू कनेक्टिविटी में आते थे, उनको हैक किया गया और उसके हैक करने के थ्रू वहाँ पे 1 से 6 घंटे तक का पावर आउटेज कई कई लोकेशंस में हुआ। और ये सबसे पहला एक तरीके से आप कह सकते हैं पावर ग्रिड को डाउन करने का सक्सेसफुल साइबर अटैक हुआ था। और ये हुआ कैसे था, इसके लिए हम अभी इसके कई टाइप्स को समझेंगे, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि कोई फेक, मान लीजिए ईमेल आया था और उस पर यूज़र ने क्लिक किया था कुछ और समझ के, और उसकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक हो गई, जिसका यूज़ करके उस पर्टिकुलर हैकर ने उसके कंप्यूटर को हैक किया और ऑपरेट करना शुरू कर दिया। यूक्रेन के अलावा यू विल बी सरप्राइजिंग कि ये ऐसा कहा जाता है कि मुंबई में एक पावर आउटेज जो लास्ट ईयर हुआ था उसमें कहीं ना कहीं साइबर अटैक कहा था, क्योंकि वहाँ पे भी इसी तरीके से ऑपरेशन होता है और बहुत लंबे टाइम के लिए जो पावर आउटेज हुआ था उसका किसी को भी रीज़न नहीं पता था। जो जोनाथन जॉन आपको दिख रहे हैं, ये सिर्फ 15 ईयर्स ओल्ड थे, पर इनको नॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छी थी, जिसको यूज़ करके इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस पे सबसे पहले बैकडोर के थ्रू सॉफ्टवेयर में लॉगिन किया, जहां से उन्होंने सारी इंफॉर्मेशंस, चाहे गवर्नमेंट के ईमेल्स थे, आईडी थे, पासवर्ड थे, वो सारे इनको अवेलेबल हो गए थे। उनका यूसेज करके इन्होंने नासा के एप्लीकेशंस के जो एक्सेस होता था वहाँ पे लॉगिन किया, और वहाँ पे इन्होंने एक स्पेस एक्सप्लोरेशन सिस्टम का सॉफ्टवेयर पा लिया जिसको ये ऑपरेट कर सकते थे। और जैसे ये इंफॉर्मेशन एक तरीके से नासा को पता लगी, उन्होंने ऑब्जर्व किया कुछ गलत चीज़ें, तो उन्होंने इमीडिएटली सारा शटडाउन किया, और ये 21 डेज इन लोगों को लगे थे हर सिस्टम को पूरा रूट कॉज निकालने में, उसका एनालिसिस करने में। और दोस्तों मैं बता दूं यहाँ बैकडोर क्या होता है, एक तरीके से पहले जो सॉफ्टवेयर्स बनते थे वो सॉफ्टवेयर में एडमिनिस्ट्रेटर की एक्सेस के लिए अलग से कुछ आईडी पासवर्ड बनाए जाते थे, ताकि अगर कभी कुछ सिस्टम में मॉडिफिकेशन करना हो, क्योंकि लोगों को कंप्यूटर्स वगैरह की कम नॉलेज थी, तो जो कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती थी वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी कुछ ना कुछ आईडी और पासवर्ड बनाती थे, जिसके थ्रू वो लॉगिन करके कुछ भी सिस्टम में मॉडिफिकेशन या कॉन्फ़िगरेशन कर सकते थे। इसका ही फायदा उठा के जोनाथन जॉन ने इतना बड़ा चीज किया था, और दिस वाज द फर्स्ट साइबर सक्सेसफुल अटैक ऑन द अमेरिकन स्पेस सिस्टम नासा।
सोनी सोनी के ऊपर 2 बार बहुत मेजर साइबर अटैक हुए। एक सबसे पहला कंट्रोवर्शियल था कि एक द इंटरव्यू मूवी आने वाली थी जिसमें किम जॉन जू जो नॉर्थ कोरिया के लीड थे उनके ऊपर एक असैसिनेशन करने का कॉमेडी टाइप से कुछ मूवी बनाई थी, जिसके विरोध में कुछ हैकर्स ने सोनी के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था कंप्यूटर्स का वहाँ पे अटैक किया था। उनकी जितनी भी आने वाली मूवीज़ थी रिलीज़ होने वाली थी उन सभी को हैक कर लिया था, उनके पर्सनल डॉक्यूमेंट और कई उनके अकाउंट को हैक कर लिया था, और जिसकी बेसिस पे सोनी को ये मूवीज़ का रिलीज़ कैंसिलेशन करना पड़ा था। उसके अलावा प्ले स्टेशन को हैक कर लिया गया था जिसके 77 मिलियन अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ हो गए थे और कोई भी प्ले स्टेशन को सक्सेसफुली चला नहीं पा रहा था। इसके लिए कम से कम 23 डेज़ लगे थे सोनी को फिक्स करने में और उनको कई मिलियंस डॉलर सिक्योरिटी को अपग्रेड करने में लगे थे। स्टक्सनेट मीन ये पहला इतना खतरनाक मालवेयर था जो कि हार्डवेयर सिस्टम तक को ख़राब कर दे रहा था, और ये सबसे पहला अटेम्प्ट था सक्सेसफुल जो कि न्यूक्लियर एक तरीके से प्लांट के ऊपर किया गया था। यहाँ पे 2 लाख कंप्यूटर्स के सिस्टम जो आपस में कनेक्टेड थे ऑपरेट करने के लिए, उन सभी के हार्डवेयर ख़राब हो गए थे। उसके अलावा वहाँ की जो 14 इंडस्ट्रियल साइट्स थी ईरान की, वहाँ का यूरेन इन्वेस्टमेंट जो प्लांट कनेक्टिविटी के थ्रू हुआ था वो सभी के हार्डवेयर फेल हो गए थे। वो कोई भी एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, ना ही ऑपरेट कर पा रहे थे। इतना खतरनाक साइबर अटैक भी हो सकता है। मेलिसा ये एक टाइप का ऐसा सॉफ्टवेयर था जिसने नेटवर्क कनेक्टिविटी को एक तरीके से ट्रैफिक को जाम कर दिया था। क्या हो रहा था इसमें कि आपको कोई ईमेल आता था और वो ईमेल ऐसा लगता था कि बहुत इंपॉर्टेंट मेल है और आपको ओपन करके देखना ही चाहिए था। जितने भी लोगों ने इसको ओपन किया वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट की एक फाइल थी जिसको लॉन्च करते ही वो वायरस एग्जीक्यूशन हो जाता था उस पर्टिकुलर कंप्यूटर में, और वो कम से कम एटलीस्ट 50-100 जितने भी नेटवर्क में कनेक्टिविटी होकर कंप्यूटर्स होते थे वो सब में स्प्रेड हो जाता था। इसने कम से कम $80 मिलियन का डैमेज किया था उस समय। 2 रिटेल के शॉप थे, वन इज होम डिपो एंड द अदर वन इज वाज दिस टेडएक्स। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे जो वाईफाई थे उसकी सिक्योरिटी का जो इंक्रिप्शन लॉजिक होता है, या एक तरीके से आप मैं बोल सकता हूँ कि जो प्रोटोकॉल फॉलो होता था वाईफाई का, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। जो एक मियामी शहर था वहाँ पे एक पर्टिकुलर किसी हैकर ने वहाँ के वाईफाई को हैक करके वहाँ का जो थर्ड पार्टी वेंडर था उसके आईडी पासवर्ड को चुरा लिया। उस आईडी पासवर्ड के यूसेज के बेसिस पे उसने होम डिपो के सारे जितने भी नेटवर्क लिंक थे यूएसए और कनाडा में, उन सभी की सिस्टम को उसने एक्सेस कर लिया और उसके थ्रू उसने कम से कम 45 to 56 मिलियन पेमेंट जो कार्ड थे जो उसके यूजर्स थे उनकी सारी इंफॉर्मेशन चुरा ली थी। और सिमिलरली टेडेक्स के साथ में भी ऐसा हुआ था कि यहाँ पे जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन होता था वहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग और फिशिंग वगैरह यूज करके कुछ यूजर्स ने अपनी एप्लीकेशंस की इंफॉर्मेशन अनजाने में शेयर कर दी थी पब्लिक डोमेन में, और उसके थ्रू हैकर्स ने उसका यूटिलाइजेशन करके सिस्टम में लॉगिन करके कम से कम 56 मिलियन यूजर्स के कार्ड की इंफॉर्मेशन चुरा ली थी। और ये इतना बड़ा मेजर इशू हुआ था कि सारे बैंक्स को इन सभी कार्ड्स को ब्लॉक करके नए री इशू करने पड़े थे। वानाक्राई, आप कैसे बोल सकते हैं 2017 में जो वानाक्राई का सॉफ्टवेयर आया था कम से कम 150 देशों में रोज 2 लाख कंप्यूटर्स को इसने एक दिन में इम्पैक्ट कर दिया था। ये सारे डाटा को उस कंप्यूटर के इनक्रिप्ट कर देता था और बोलता था कि मुझे इतने पैसे दो उसके बाद ही आपको डिक्रिप्शन की की मिलेगी। इसने बहुत से ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचाया था और ये उन हार्डवेयर या उन कंप्यूटर्स पे होता था जहाँ पे अनसपोर्टेड वर्जन होता था विंडोज़ का और उसमें सिक्योरिटी पैचेस लेटेस्ट डिप्लॉय नहीं होते थे। उन्होंने इन सभी कंप्यूटर्स को एक तरीके से अटैक किया और उन्हें इम्पैक्ट भी किया। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट को इमीडिएटली सिक्योरिटी रिलीज पैचेस अपडेट मतलब लॉन्च करने पड़े थे, जिसको इंस्टॉल करने के बाद ही इसमें थोड़ा सा कंट्रोल हो पाया था। हाँ, एयर इंडिया कस्टमर का डाटा लीकेज अभी 2021 में हैक हुआ था। हमारी मीडिया इन सब चीज़ों को नहीं दिखाती है, लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा जितने भी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हैं वो सभी कॉम्प्रोमाइज़ हो गए थे एयर इंडिया के। इसके अलावा अभी रिसेंटली यूएस में एक साइबर अटैक हुआ था क्योंकि लॉकडाउन के बाद सभी लोग घर से काम कर रहे थे। वहाँ पे भी कुछ इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर सोशल इंजीनियरिंग और फिशिंग के थ्रू जो वहाँ के लोग काम करते थे एम्प्लॉयज़, उनकी इंफॉर्मेशन को चुरा के उनके क्रेडेंशियल को यूज़ करके एक ऐसे सॉफ्टवेयर में हैकर्स ने एंट्री करी जिसके थ्रू वहाँ की पाइपलाइन को कंट्रोल किया जा सकता था और उन सभी पाइपलाइन का कंट्रोल करके उसने ब्लॉक कर दिया था, जिसके थ्रू यूएस में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी पेट्रोल्स और जो भी फ्यूल्स होते हैं उन सभी की, और वहाँ पे इमरजेंसी तक डिक्लेयर करनी पड़ी थी, जिसको कहा जाता है अभी तक का सबसे खतरनाक एक तरीके से साइबर अटैक वहाँ पे हुआ था। देखिए इंडिविजुअल लेवल पे भी कई
मतलब लीकेज हो सकते हैं हमारे लिए। जैसे कि हम मान लीजिए कोई मोबाइल फ़ोन आजकल आप सभी लोग यूज़ करते हैं और मोस्टली एंड्रॉयड फ़ोन में आपको कोई भी एप्लीकेशन रन करना होता है तो उसमें कितनी परमिशन आपसे मांगी जाती है। अगर आप अलाउ नहीं करते तो वो एप्लीकेशन ही नहीं चलता उसमें, तो आपको अलाउ करना ही पड़ता है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बोला कि कुछ ऐसी एप्लीकेशन होती है जिसमें ज़रूरत ही नहीं कॉन्टैक्ट को डिलीट करने की, उसके बाद भी वो परमिशन मांगती हैं। और आप कभी भी अपना मोबाइल किसी को भी मत दें, मतलब क्योंकि जाने जाने में मुश्किल से हो सकता है 20 सेकंड लगे, 30 सेकंड लगे, वो कोई ब्राउज़र को रन करके, यूआरएल को रन करके आपके उसमें मोबाइल फ़ोन में कोई ऐसा सर्विस इंस्टॉल कर दे जो आपको दिखाई भी ना दे, वो पीछे बैकग्राउंड में वो सर्विस चलेगी। एक क्लिक में आपके अंदर जो भी कॉन्टैक्ट्स होंगे, कॉल हिस्ट्री होंगी, इमेजेस होंगी, सब कुछ चला जाएगा वहाँ पे किसी और सर्वर पे। और जब एक बार वो किसी सर्वर पे चला गया, वो किसी भी कंट्री का हो, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो लोग क्या कर रहे हैं उसके साथ में। ठीक है, तो आप मोस्टली हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपको अपना मोबाइल किसी के हाथ में नहीं देना है, सिक्योरिटी प्रॉपर रखनी है। कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की कोशिश ना करें जिसको आप जानते ही ना हो, आप ट्रस्टवर्दी ही ना हो। आप हमेशा ट्रस्टेड एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर को ही इंस्टॉल करें। कोशिश करें कि इनक्रिप्टेड नेटवर्क में आप काम करें, ताकि आपकी अगर इंफॉर्मेशन इधर से उधर जाती है या आप कोई मान लीजिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वो कभी भी पब्लिक डोमेन के वाईफाई में ना करें, क्योंकि वहाँ पे भी एक मैन इन द मिडिल अटैक बड़ा फेमस है, जिसमें क्या होता है कि बीच में आपकी इन्फॉर्मेशन कोई और रीड कर रहा है और आपको पता भी नहीं चलेगा। वो सारे आपके ट्रांजेक्शन, क्रेडिट कार्ड, उन सब की इन्फॉर्मेशन जो आप टाइप कर रहे होंगे वो हो रही होंगी, वो सारी वो रीड कर ले जाएगा। उसके अलावा कई बार एक की लॉगर जैसे हमारे एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाते हैं कंप्यूटर्स में या मोबाइल्स में। आप कुछ भी टाइप करते हैं कीपैड में, वो कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो, चाहे आप सीवीवी की इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, वो सारी स्प्रेड होके ईमेल के थ्रू इंटरनेट पे आप जब कनेक्ट करेंगे उस पर्टिकुलर पर्सन जिसने इंस्टॉल करी होगी उसके अकाउंट में चली जाती है। तो आप ज़्यादातर यही कोशिश करिए कि अच्छे एंटीवायरस रखिए, ट्रस्टेड एंटीवायरस रखिए जो इन सब चीज़ों के टाइप के वायरसेस को डिटेक्ट कर सकते हैं। एंटी थेफ्ट सॉफ्टवेयर रखिए, कभी आपका मोबाइल कहीं चोरी हो जाता है तो कोई और उसको एक्सेस ना करके उसमें कुछ डाल सके इन्फॉर्मेशन या ताकि अगर कल को वो गलत काम करेगा तो उसके साथ जो भी IMEI जुड़ी होगी वो आपके थ्रू ही, मतलब आपके मोबाइल फ़ोन से जुड़ी हुई होगी। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको पुलिस को तुरंत देने की ज़रूरत है, जो साइबर पुलिस इन सब चीज़ों को देखती होगी, ताकि वो लोग भी इसके थ्रू एक्शन कर सकें। ज़्यादातर आप जब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बैंकिंग एप्लीकेशन को यूज़ करिए, आप ये देखिए कि वहाँ HTTP की बजाय HTTPS होना चाहिए, जो कि एक हम लोगों को सिक्योर्ड इन्वायरमेंट देता है। इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में सारी इन्फॉर्मेशन जाती है, ताकि कोई बीच में अगर डाटा को रीड भी कर रहा होगा तो वो इन्फॉर्मेशन रीड नहीं कर सकता है। आप कोई एप्लीकेशन ओपन करें तो एडवेयर्स वगैरह ये जो पॉपअप आते हैं उनमें कोशिश करें बिल्कुल भी क्लिक ना करें, क्योंकि आप बहुत छोटा सा एग्जांपल देंगे। देखिए आज के ज़माने में आप जो भी चीज़ें ब्राउज करते हैं उसके बेसिस पे आप सोचिए अमेजोन में वही ऐड आने लग जाते हैं, या किसी फ्लिपकार्ट में वही सब ऐड आने लग जाएंगे कि आप खरीदिए उनको। आपने कुछ भी चीज़ें उसमें सर्च करी तो आप सोचिए किस लेवल पे ये ट्रैकिंग हो सकती है। वो भले ही कहते हैं कि हम आपकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लेते, लेकिन फिर भी हो जाती हैं। अभी बीच में एक रिसेंटली ऐसा इशू हुआ था कि वॉइस कमांड के थ्रू फेसबुक में ये पता लग जा रहा था कि कौन क्या कन्वर्सेशन करते हैं, और उसके बेसिस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रीड करके उससे पर्टिकुलर ऐड दिए जाते थे। आप समझ रहे हैं, हमारी प्राइवेसी और सिक्योरिटी का तो एकदम जैसे मजाक बना दिया गया है। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप प्रॉपरली अपने मोबाइल या कंप्यूटर, जिस भी चीज़ को आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, आप ध्यान दें उसमें कि क्या क्या चीज़ें उसमें रखी हुई हैं, क्या क्या बनी हुई हैं, और कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मत रखिए जिसके थ्रू आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो आई होप कि दिस इन्फॉर्मेशन अभी आपको थोड़ा हेल्पफुल होगी। हम लोग इसको बहुत डिटेल में समझेंगे कि ये सब चीज़ें कैसे होती हैं और हमारी कैसे, मतलब छोटी सी इग्नोरेंस भी कितनी बड़ी चीज़ बन सकती है। कुछ टाइप्स ऑफ साइबर अटैक मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मेलवेयर मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जो नुकसान पहुंचाएंगे या आपकी जासूसी कर सकते हैं, या डाटा इनक्रिप्ट करके आपसे अगर वो डिमांड करते हैं कुछ मनी की, या ऐसे वायरसेस हैं जो आपके हार्डवेयर को फेल कर देते हैं, वो सभी मेलवेयर की कैटेगरी में आते हैं। और ये सभी आपके सॉफ्टवेयर जो भी हैं मेलवेयर, ये लैपटॉप, कंप्यूटर, पीसी या फिर ये मोबाइल फ़ोन, इन सभी में इंस्टॉल तभी हो सकते हैं जब आप उनको अलाउ करें। मान लीजिए आपके पास कोई अनवांटेड मेल आया है, आप अननेसेसरी क्यों क्लिक कर रहे हो उस पर, है ना। आप किसी और को ये दे देते हो अपना ट्रस्ट करके मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप, और उसने इंस्टॉल कर दिया ऐसी चीज़ें, आपको पता ही नहीं है उसमें ऐसी चीज़ें इंस्टॉल हो चुकी हैं जो आपकी सारी चीज़ें रीड कर रही हैं, आप जो भी टाइपिंग कर रहे हो उन सब चीज़ों को, है ना। फिशिंग भी वैसे ही है। फिशिंग का मतलब यही है कि जैसे आप
आपको कोई जॉब का आ जाएगा, या कि आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आप एज अ प्रोफेसर रीड कर सकते हैं, आपकी प्रोफाइल मैच हो गई है। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी जो नीड होती है उसके पर्टिकुलर नीड के बेसिस पे उनको जब वो ईमेल आता है तो वो रुक नहीं पाते उसको ओपन करने के लिए। जैसे किसी को जॉब की नीड है और वो जॉब से रिलेटेड है तो उसको ओपन करेगा ही करेगा। लेकिन आप ये देखिए कि वो ट्रस्टेड सोर्स से आई है कि नहीं। अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया हुआ है कि यहाँ से आपको ऑफर है, तो आप देखिए उस ऑर्गेनाइजेशन से वो चीज़ आई है कि नहीं आई है, उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करिए। ठीक है। सोशल इंजीनियरिंग हम सभी लोगों को बड़ा शौक होता है, अपने फेसबुक इंस्टाग्राम में जो कर रहे हैं, जहां जा रहे हैं, सब एप्लीकेशन में उसमें फोटो डालते चले जा रहे हैं। कोई आपके ऊपर अगर नज़र बनाए रखा है तो उसको तो सब पता है कि आप अपने घर में अभी हो कि नहीं हो, आप कहीं और हो कि नहीं हो। उसके बेसिस पे उसका एडवांटेज लेके वो कुछ भी नुकसान पहुंचा सकता है आपको। तो इन सब चीज़ों को जरा ध्यान रखिए, है ना। मैन इन द मिडिल अटैक, मैंने आपको पब्लिक वाईफाई अगर आप यूज़ कर रहे हैं और मान लीजिए किसी पर्सन ने उस पब्लिक वाईफाई में एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है जो उस पब्लिक वाईफाई में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं किसी भी टाइप से उन सभी को वो रीड कर रहा है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि अगर आपने उस पब्लिक वाईफाई का यूज़ करते हुए मान लीजिए आपने बैंकिंग या किसी का पेमेंट कर दिया कोई बिल का, और आपने क्रेडिट कार्ड या फिर जो भी बैंकिंग की इंफॉर्मेशन यूज़ करी थी वो सभी उसके पास पहुँच जाएंगी। ठीक है। और ये एक बात ध्यान रखिए, कभी भी आपका मोबाइल अगर शट डाउन होता है, आपका नेटवर्क जाता है कुछ ज़्यादा पर्टिकुलर टाइम से, आप इमीडिएटली रिपोर्ट करिए अपने जो भी आपका मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट करिए। क्योंकि आजकल ऐसी धांधली बहुत चल रही है कि एमएनपी वगैरह का यूज़ करके आपके सिम कार्ड वगैरह भी चेंज हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि आपने अपना बड़े खुलने में आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी हैं, आपने कुछ क्रेडिट कार्ड लेने के लिए या आपने कोई भी पर्टिकुलर चीज़ लेने के लिए आपने सबको फोटो कॉपी बांट रखी है और सबके पास वो इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है ना। हर कोई बहुत अच्छा नहीं है यहाँ पे इस दुनिया में, आपको लूटने वाले भी बहुत पड़े हुए हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान दीजिए। ठीक है। मोबाइल सिक्योरिटी के बारे में मैंने आपको अभी बात करके बताया ही है। जीरो डे अटैक, देखिए जीरो डे अटैक का मतलब ये होता है जैसे मान लीजिए कोई कंपनी अपने पैच लॉन्च करती है कि अरे ये हमारे इस पर्टिकुलर वर्जन में ये प्रॉब्लम थी, आप ये सिक्योरिटी पैचेस को इंस्टॉल कर लीजिए, और कई लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली नहीं। अटैकर्स को इन्फॉर्मेशन पता लगी तो उसने तुरंत सर्च करना शुरू किया कि वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ कहाँ इंस्टॉल्ड है, और तुरंत उसने अपना अटैक उसके बेसिस पे लॉन्च करना शुरू कर दिया। तो जहाँ पे भी वो प्रॉब्लम होगी वहाँ पे तो वो पर्टिकुलर वायरस आना ही आना है। तो ये आजकल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही अच्छे तरीके से बड़ा वेल प्लान करके चलती हैं कि इमीडिएटली अपडेट वो जो भी आपने सॉफ्टवेयर यूज़ किया हो वो सिक्योरिटी पैचेस इमीडिएटली बिना अनाउंस किए आपके उसमें इंस्टॉल हो जाए ताकि आपकी सेफ्टी बनी रहे। ठीक है। वेब ब्राउजर सिक्योरिटी एंड द क्लाउड, देखिए क्लाउड का यूसेज बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है आज के ज़माने में। हम सभी लोग उसका यूटिलाइजेशन को समझते हैं, एडवांटेजेस समझते हैं। मैंने भी सीरीज इसकी बनाई है, इसके एडवांटेजेस बताए हैं। लेकिन कुछ लोगों में ये कंसर्न होता है कि हम किसी और वेंडर पे इतना ट्रस्ट करके अपने डाटा को वहाँ स्टोर कर रहे हैं पब्लिक क्लाउड में। तो ये आपकी कॉल है, आप स्टोर करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, आप कितना वेंडर पे ट्रस्ट करते हो, ये आपकी कॉल है। ब्राउज़र सिक्योरिटी में मैंने आपको बताया कि आप हमेशा ध्यान दीजिए कि आप किस वेबसाइट को कर रहे हैं। आप पर्टिकुलर सर्च इंजन में भी विश्वास ना कर रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम गूगल में सर्च करते हैं, किसी टॉल नंबर पे कॉल करते हैं और वो ऐसा सॉफ्टवेयर वहाँ पे इंस्टॉल होता है जो कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लेता है, और उसके बेसिस पे वो मतलब कुछ ना कुछ आपको नुकसान झेलने ही पड़ते हैं फाइनेंशियली। ऐसे बहुत सी न्यूज़ आई हुई हैं, आप उनको ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है। फिनटेक मेन टारगेट होते हैं, देखिए ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो टेक्नोलॉजीज का प्रॉपर यूज़ करते हैं अपने कस्टमर्स को बनाए रखने के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, वहाँ पे ज़्यादा अटैक्स होते हैं। क्योंकि डेफिनेटली सी बात है कि फाइनेंशियली उनको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, तो बैंक्स वगैरह इन सब को अपनी सिक्योरिटीज़ बहुत टाइट रखनी पड़ती है। ज़्यादातर चीज़ें अगर वो अपने ऑन प्रीमाइस में या प्राइवेट पोर्शन में रखें तो ही ज़्यादा सही रहता है। ठीक है। और जब इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो गए, चाहे वो एप्पल हो गए, माइक्रोसॉफ्ट हो गए, किसी में भी जब अटैक हो सकता है, वो भी सिंपल आपको मैंने कितने एग्जांपल दिए हैं उनके एम्प्लॉयर्स के सोशल इंजीनियरिंग से इंफॉर्मेशन निकाल के, या फिर कुछ पर्टिकुलर फिशिंग की इंफॉर्मेशन देके कि ईमेल दे दिया कि भाई वो लिंक्डइन में जाके वो बंदा सर्च कर रहा था और वैसे किसी मैकेफी के में जॉब के लिए या फिर गूगल में जॉब के लिए, तो अटैकर ने उसको गूगल से ही ऑफर दे दिया और मेल आ गया उसको, और उसके बाद उसने उसको ओपन किया और वायरस इंस्टॉल हो गया और सारी इन्फॉर्मेशन लीक हो गई। ठीक है। तो बहुत ध्यान से हर चीज़ करिए, आंखें खोल के करिए। ठीक है। साइबर सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन उन एक्सपर्ट्स के द्वारा होता है जो ये सभी चीज़ों को, हैकर्स के एक तरीके से अटैक्स को, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से रीड करते हैं। एथिकल हैकर्स होते हैं जो अपने ऑर्गेनाइजेशन को टेस्टिंग में हेल्प करते हैं उन सभी अटैक्स के थ्रू।
आप सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स होते हैं जो स्पेशलाइज होते हैं इन सब चीज़ों में कि क्या क्या अटैक्स हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबल अटैक्स हो सकते हैं, उन सभी की वेल टेस्टिंग करते हैं। आप जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उन सभी चीज़ों पे टेस्टिंग करने के बाद ही लॉन्च करते हैं। ठीक है, तो आप ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशंस के सॉफ्टवेयर पे बिलीव करिए, एंटीवायरस वगैरह को अच्छे ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन से इंस्टॉल करिए, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो अपनी कंपनीज को वेल सेफ करने के लिए थ्रेट मॉडलिंग करती हैं, जिसमें किस किस टाइप के थ्रेट्स होते हैं उनकी वेल एडवांस में प्लानिंग करी जाती है। इवन रिस्क के असेसमेंट भी बहुत अच्छे लेवल पे किए जाते हैं और उनकी मॉनिटरिंग की जाती है। एक ये बैड पिरामिड है जो टीम्स बनाई जाती हैं, मतलब एक तरीके से साइबर सिक्योरिटीज़ के लिए, साइबर अटैक से बचने के लिए। जैसे रेड टीम है जो अटैक करती है एक तरीके से सिस्टम में, फाइंड आउट करने की कोशिश करती है कि क्या क्रैक हो सकता है। जो ब्लू टीम है उसके फिक्सेस को लॉन्च करती है एक तरीके से कि क्या क्या हम फिक्स कर सकते हैं जिससे डिफेंड उसका मजबूत रहे। एक येलो टीम है जो बिल्ड करती है वो सब चीज़ें। तो ये एक तरीके से टीम के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता था आप लोगों को, साइबर सिक्योरिटी जो टीम इम्प्लीमेंटेशन करती है। इसी तरीके से जो हमारे टॉप एक तरीके से ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड टॉप अटैक्स हुए हैं, किस किस टाइप के अटैक्स हुए हैं, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ओपन ऑर्गेनाइजेशन है, वो लॉन्च करती है हर ईयर, और उसके बेसिस पे भी हर ऑर्गेनाइजेशन में टेस्टिंग होती है। और ये सब के बारे में मैं आप लोगों को और डिटेल में बताऊंगा और मैं करके भी दिखाऊंगा प्रैक्टिकली कि ये कैसे कैसे पॉसिबल है और कितनी छोटी छोटी और कितनी आसान चीज़ें होती हैं इनको करना, पर इनके नुकसान कितने ज़्यादा हो सकते हैं अगर आप अवेयर नहीं हैं। डेफिनेटली सी बात है कि जब इतने साइबर अटैक्स होंगे तो हर कंट्री अवेयर होगी अपने यहाँ साइबर लॉस बनाने के लिए, इन साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए और ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए। हमारे इंडिया में भी आईटी एक्ट 2000 है, 1860 पैनल कोड, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के थ्रू सजा दी जाती है। और जो भी जैसे गलत काम करते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन का गलत यूज़ करते हैं, गलत तरीके से यूज़ करते हैं, आपकी छवि को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं, फाइनेंशियली कुछ करने की कोशिश करते हैं, नुकसान पहुँचाने की, किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी नेशन को पहुँचाने की कोशिश करते हैं, उन सभी के लिए हमारे देश में सजा का प्रावधान है और ऐसे हर देश में है। जैसे मैं आपको छोटे से एग्जांपल दूंगा, कुछ साइबर क्राइम्स के केसेस मुझे पता है जो न्यूज़ पे आए थे, एंड यू विल बी सरप्राइजिंग कि किस किस टाइप के केसेस हो सकते हैं। आप बिलीव नहीं कर सकते हो, कुछ समय की पहले की बात है, हमारे जो इंडिया में यूपी स्टेट के सीएम थे, उनके फ़ोन नंबर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी के पास थी। किसी हैकर ने क्या करते थे, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते थे वहाँ को उनके नंबर को एक तरीके से मास्क करके दिखा के वो कॉल किया करता था और बोलता था कि मैं वो सीएम बोल रहा हूँ, आपको ये काम करना है। और एक डीएम ने उनकी आवाज़ को, उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी सीएम के साथ में, उनकी आवाज़ को समझ लिया कि ये वो नहीं बोल रहे, कोई और बोल रहे हैं। और वेरिफिकेशन के लिए जब फ़ोन किया तो पता लगा कि ये तो किसी और से फ़ोन आया था, और वो बंदा कुछ पर्टिकुलर वीपीएन पे यूज़ करके और पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को यूज़ करके उनका नंबर डालता था, जिससे वो नंबर ही किसी और को आता था। सोचिए इतने बड़े लेवल पे भी ऐसे साइबर क्राइम हो सकते हैं। और कई लोग ये सोचते हैं कि हम वीपीएन यूज़ करते हैं तो हम पकड़े नहीं जा सकते हैं। जैसे एक बहुत ही रिप्यूटेड, मतलब आईआईटी वगैरह से पास आउट लोग एक रेडियो जॉकी को इतना ज़्यादा परेशान कर रहे थे और वीपीएन का यूज़ करते थे, वो सोचते थे हम तो कभी पकड़ में नहीं आएंगे। पर हमारी साइबर पुलिस बहुत आजकल टेक्नोलॉजी में एडवांस है, उन्होंने तब भी उनको पकड़ के रखा। और जितने भी जो सॉफ्टवेयर है किसी भी कंट्रीज़ के, सबसे टाई अप होता है हर नेशन का, ताकि अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो इन्फॉर्मेशन उनको शेयर करते हैं। तो आप भूल के भी कभी ऐसी गलती मत करिए कि आप सोचिए कि हम पकड़े नहीं जाएंगे। आप कोई क्राइम करेंगे तो पकड़े तो जरूर जाएंगे, इसलिए आप एथिक्स का हमेशा ध्यान रखिए। टेक्नोलॉजी का यूसेज लोगों की भलाई करने में करिए, इस वर्ल्ड को आगे बढ़ाने में करिए, पर उसका गलत यूज़ मत करिए। कितनी भी अच्छी टेक्नोलॉजी हो, देखिए एथिक्स सबसे पहले इंपॉर्टेंस रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो आज मेरी तरफ से आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, और एथिकल हैकिंग के ऊपर भी मैं एक सीरीज बनाऊंगा ताकि आपको ये समझ में आएगा कि उन टूल्स का यूसेज करके जो हैकर्स गलत इंटेंशन से यूज़ करते हैं, आप उनकी टेस्टिंग पहले से ही अपने सॉफ्टवेयर वगैरह में कैसे करो, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर बनाने में मदद कर सकती है। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन कुड बी हेल्पफुल टू यू। थैंक यू फॉर कमिंग टू दिस चैनल। आपका दिन शुभ है।